सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये हमारी सेकंड वीडियो है डी ट्रिपल एस बी केवीएस का जो बैच हमने चालू किया है, प्रैक्टिस बैच उसकी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। एरर बताना है हमें। तो कह रहा है इट इज देयरफॉर नॉट अ क्राइटेरिया दैट कैन डू जस्ट आइज टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वैगनर्स नॉन सिम्फोनिक आर्ट फॉर इट्स। किसी का कोई प्रिंसिपल है उसकी बात हो रही है, ठीक है। मगर आप ये देखो, जब ये कह रहा है इट इज देयर फॉर नॉट अ लग रहा है, अ एक आर्टिकल है, ए और एन आपके एक आर्टिकल है जो किसके आगे लगते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगते हैं। और आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोलूं अ बेगर, तो यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बेगर, एक भिखारी, ठीक है। और कोई भी भिखारी, मतलब इस भिखारी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ठीक है। आपको पता होगा ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं आर्टिकल, और एक इनके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो तो हम द सर्टेन चीज़ों के लिए हम द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। तो अ बेगर मतलब एक भिखारी, ये इतनी सी चीज़ समझ में आ गई। तो एक चीज़ बताओ, जब यहाँ पे अ है तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्यों आ गया मेरे भाई? ये क्राइटेरिया तो प्लूरल होता है। मैंने शायद अपनी लास्ट वीडियो में बताया था क्राइटेरिया तो प्लूरल है। कैसे? जैसे मैं बोलूँ फेनोमेनन, फेनोमेनन, तो भाई ये सिंगुलर होता है। और जो हम वर्ड बोलते हैं फेनोमेना, ये प्लूरल होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ डेटम, DATUM, डेटम आपका सिंगुलर है। और आपका जो वर्ड होता है डाटा, ये प्लूरल है। ये शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था। और मतलब देखो दोबारा वही चीज आ गई घूम के, मतलब वैसी एक एग्जांपल आ गया आपके आगे। तो आपका सिंगुलर के लिए होता है क्राइटेरियन, ये सिंगुलर है। तो अगर यहाँ पे लगा होता अ क्राइटेरियन तो वो बिल्कुल सही था। अगर इसी क्राइटेरियन का हमें प्लूरल चाहिए होगा तो वो बनेगा क्राइटेरिया। एक से ज्यादा क्राइटेरिया, 2 3 4 5, तो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका एरर क्या हो गया यहाँ पे? क्राइटेरिया की जगह क्या आना चाहिए? क्राइटेरियन आना चाहिए। तो ये आपका एरर हो गया, यहाँ पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई हम। एन एक्शन ऑफ रिगेनिंग और गेनिंग पोजेशन ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट और क्लियरिंग अ डेब्ट, ठीक है। कि भैया कोई ना कोई पोजीशन हमें किसी चीज के बदले में मिल रहा हो इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट या कुछ भी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ड उठाते हैं रिडेम्पशन। मैं आपको मतलब समझाता हूँ रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन का मतलब होता है कोई भी बॉन्ड या कुछ भी, किसी चीज का आपको बॉन्ड का कोई पोजीशन मिल रहा है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उस चीज को हम बोलते हैं क्या? रिडेम्पशन बोलते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे वन वर्ड पूछा गया है, वोकैब का क्वेश्चन है। एक बार सारी वोकैब हम देख लेते हैं। ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी मतलब स्पीकिंग इररेलेवेंट थिंग अबाउट गॉड। जब गॉड के बारे में, भगवान के बारे में कोई इररेवरेंस वाली चीज, इररेवरेंस मतलब डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड। सैक्रिलेज, SACRILEG, सैक्रिलेज। ब्लेस्फेमी का एग्जैक्ट मतलब होता है स्पीकिंग इररेलीवेंट, फालतू चीजें भगवान के लिए बोली जाए जो कि डिसरिस्पेक्ट शो करे, इररेलीवेंट थिंग्स अबाउट गॉड, उसी चीज को हम बोलते हैं इररेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट, ठीक है। इररेवरेंस का मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, सैक्रिलेज। और आप एक वर्ड और बोल सकते हैं। ये सब वर्ड आपको ये तब होगा जब आप भगवान या किसी आइडल के लिए आप कुछ बुरा बोलें। तो प्रोफेन, सैक्रिलेज, इररेवरेंस, इन सब का मतलब है ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मतलब है स्पीकिंग इररेलेवेंट थिंग्स अबाउट गॉड, ठीक है। रिडेम्पशन का मैंने ऑलरेडी आपको मतलब बता दिया है। एक्सचेंज ऑफ बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, या बॉन्ड्स को बदल रहे हो आप इन एक्सचेंज ऑफ मनी, सेम चीज है। एटोनमेंट का मतलब क्या होता है? आपने कुछ, आप किसी के घर गए, आपने उसका कोई शीशा तोड़ दिया, ठीक है। तो आप उसके बदले क्या कर रहे हो? उसे कंपनसेट कर रहे हो। तो कंपनसेट का एक नया वर्ड हो गया, कंपनसेशन का नया वर्ड हो गया है क्या? एटोनमेंट, ठीक है। फॉर द लॉस और डैमेज, टू कंपेंसेट फॉर द लॉस और डैमेज, उसे एटोनमेंट कहते हैं। गैम्बिट का मतलब हो गया जब आप कुछ चालाकी से, इन अ क्लेवर मैनर, आप कुछ करें जिससे आपको क्या करें, जिससे आपको एक एडवांटेज मिल जाए, आपको लाभ हो, उसे हम गैम्बिट बोलते हैं, ठीक है। और जैसे चेस में जो पहले गेम खेल मतलब स्टार्ट करता है उसे भी बोलते हैं गैम्बिट मूवमेंट। तो आप ध्यान रख सकते हो। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडेम्पशन आपका करेक्ट आंसर है। एन एक्शन ऑफ रीगेनिंग और गेनिंग पोजेशन ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट और क्लियरलिंग अ डेब्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिडेम्पशन आंसर है। ब्लेस्फेमी, एटोनमेंट, गैम्बिट आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे भाई। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है।
तो ये इसी में वही बताना है कि अगर करेक्शन होगी तो वो बतानी है, नहीं होगी तो नो इम्प्रूवमेंट बता देंगे, ठीक है। तो दे सीम्ड फ्राइटेंड, वैसे तो वो लोग बिल्कुल डरे हुए लग रहे थे, दो चिप्ड सॉफ्टली एज इफ दे न्यू दे वर सेफ, ठीक है मेरे भाई। दो जो है ना, दो, यार इस दो का मतलब क्या होता है? दो का मतलब होता है टू एक्सप्रेस डिफिकल्टी ओवरकम। मतलब कोई चीज है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका, दो ही हैड वेरी लिटल मनी ही ऑलवेज मैनेज्ड टू ड्रेस स्मार्टली। ये ड्रेस को सिग्निफाई करने के स्मार्टली एक एडवर्ब लगाना पड़ेगा कि मैनेज कर लेता है वो, ठीक है। तो दो ही एड, वैसे तो भैया उसके पास क्या है, कम पैसे हैं, मगर वो हमेशा क्या कर लेता है, दो, हालांकि उसके पास ये मतलब कम पैसे हैं, मगर हमेशा वो क्या करता है, हमेशा वो अच्छे से ड्रेसअप होके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो, जैसे कोई डिफिकल्टी है भैया, वैसे मतलब हालांकि उसके पास पैसे नहीं है मगर वो अच्छे से कर लेता, तो इन सब डिफिकल्टी को ओवरकम करने का जब सेंस होता है तो आप दो का यूज करते हो। जब भी आपको कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो कि यहाँ पे वो डरे हुए हैं मगर वो चिर्प कर रहे हैं, जैसे बर्ड्स चिर्प करती है ना, देखो बर्ड्स के लिए यही है, कोई ईगल ने बर्ड्स को देख लिया होगा और छोटे छोटे बर्ड्स के बच्चे जो है वो डरे हुए हैं कि अब उनका क्या होगा, मगर वो एक कहीं पर एक सेफ जगह में, तो उनको मालूम भी है कि वो लोग बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए वो चिर्प कर रहे हैं, थोड़ा चिक 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 करते हैं ना बच्चे, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो नहीं होगा मेरा भाई, बट होगा, कि वैसे तो वो लोग डरे हुए हैं मगर कॉन्ट्रास्ट के सेंस में आप हमेशा बट का यूज करेंगे। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पर, बट चिप्ड सॉफ्टली एज इफ देवर न्यू, बट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ में क्या है, बोथ द काउंटेस एंड सोनिया अंडरस्टूड डेट नेचुरली, जैसे आप हमने यहाँ पे देखा बोथ की पेयरिंग किसके साथ होती है मेरे भाई, एंड के साथ, ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरली नीदर मॉस्को और द बर्निंग ऑफ मॉस्को नॉर, देखो मेरे भाई नीदर की पेयरिंग में कभी भी और नहीं आता, देखो यहाँ पे भी नॉर है, नीदर हमेशा नॉर के साथ होता है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, और की जगह नॉर होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो कौन बिल्कुल सही है, नीदर, यहाँ पे नॉर आ रहा है, यहाँ पे और हो गया, ये गलत हो गया, नीदर और ये भी गलत, करेक्शन बिल्कुल चाहिए, नीदर मॉस्को नॉर बर्निंग ऑफ नॉर, नीदर के साथ हमेशा नॉर नॉर, फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, फोर वर्ड्स आर गिवन, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। इनफेलिबल, इनफेलिबल की स्पेलिंग ये सही है मेरे भाई, इनफेलिबल बहुत अच्छा वर्ड है, ये सबको पता होना चाहिए। इनफेलिबल का मतलब है वन हु नेवर मेक मिस्टेक्स, वन हु नेवर मेक मिस्टेक्स, जो कभी भी गलतियां ना करता हो, वन हु इज नेवर रॉन्ग, जो अनएरिंग हो, अनएरिंग, UNERRING, अनएरिंग मतलब जो कभी भी गलती नहीं करता। अगर ये पर्सन कभी भी गलती नहीं करता तो यार ये तो कोई भी फॉल्ट नहीं करता, तो मेरे भाई ये तो फॉल्टलेस है, तो ये तो कभी भी कोई कमी नहीं करता, ये तो कोई फ्लॉ नहीं करता, तो ये फ्लॉलेस है, समझ रहे हो। इनफेलिबल, अनएरिंग, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, FAULTLESS, FLAWLESS, ये तो कोई दाग धब्बे नहीं छोड़ेगा, कहीं पर कोई गलती नहीं छोड़ेगा, तो ये तो स्टेनलेस है, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हो गया इम्पेकेबल, IMPECCABLE, इम्पेकेबल भी लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। पहले वाले में तो हमें करेक्ट वो स्पेलिंग बतानी थी, इसमें अपोजिट मतलब एंटोनियम बताना है। क्या वर्ड है, डेकोरम, डेकोरम मतलब है मेरे भाई जो बिल्कुल मोरली अच्छे से बिहेव कर रहे, अपने डेकोरम में रहे, ठीक है, शिष्टाचार से सबसे बिहेव करे, सोशली बहुत अच्छे से मिले, ठीक है, डेकोरम है, ठीक है ना, शिष्टाचार। प्रोटोकॉल मतलब जब कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है तो उनके लिए बिल्कुल एक रूल्स बनाए जाते हैं, पूरा पूरा प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। कॉथ मतलब होता है वेल बिहेव्ड, तो यार ये तो वेल बिहेव्ड, ये तो डेकोरम का सिनोनिम ही लग रहा है। डिग्निटी मतलब क्या है मेरे भाई, वही अपने आप मोरल अपने उसमें हो, मर्यादा, बेसिकली इसका मतलब होता है गरिमा, ठीक है ना, मर्यादा, गरिमा, डिग्निटी हो गया। डेकोरम का एक और वर्ड लिख लो आप लोग, प्रोपराइटी, मतलब मोरली बिहेवियर करना, मोरल बिहेवियर, प्रोपराइटी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनियम, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एंटोनियम इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है जब आप
इमोरलिटी शो कर रहे हो, बैड बिहेवियर है, शिष्टाचार से नहीं काम कर रहे हो, सोशली आप बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हो, बैड बिहेवियर होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नैरो माइंडेड ईडियम है, देखो भैया वोकैब देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है। एक वोकैब ये आ रखी है पेपर में, एक ये है, एक ये है, तीन तो यही हो गई, चार ये देखो, ये ऑप्शंस भी गिन लो, जब भी पता होंगे तभी तो कर पाओगे। चार वर्ड तो मैंने यही गिनवा दिए आपके वोकैब के, ठीक है। नेक्स्ट है नैरो माइंडेड। यार इससे ना तुम बातें मत करो, ये बड़ा ही नैरो माइंडेड है, ये हमारी बातें नहीं समझेगा। अब आपको पता है ये लड़का है लड़की है, लव मैरिज का सीन है, ठीक है, तो ये अपनी बातें अपने किसी क्लोज बंदे को बताएंगे, वो भी जो ओपन माइंडेड होगा, जो समझ सकेगा, ठीक है ना। वरना सबको आपको पता है जो नैरो माइंडेड होंगे वो बात को नहीं समझेंगे। समझ गए मेरा एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। तो क्या होगा, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर्स, जो दूसरों की बातें ना समझे, भैया ये नैरो माइंडेड है, ये हमारी बातें नहीं समझेगा। नेक्स्ट करते हैं आगे। द डिक्टेटर एंड्रीज हिमसेल्फ बट डैश हिज पीपल। जो डिक्टेटर था उसने अपने आप को तो बहुत समृद्धि दी, बहुत उन्नति कर ली, अपने आप को बहुत प्रॉस्पेरिटी हासिल कर दी, इनरिच कर दिया, रिच हो गया एक तरीके से, ये मान लो बहुत कुछ हासिल करा उसने। मगर मगर देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है, मगर उसने क्या करा, मगर उसने अपने बाकी सब वालों को नीचे कर दिया उतना, मतलब इम्पोवरिस्ड, मतलब गरीब बना दिया। टू मेक समबडी पुअर, इम्पोवरिस्ड कर देना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इम्पोवरिस्ड वर्ड निकला है इम्पोवरिशमेंट से, IMPOVERISHMENT, इम्पोवरिशमेंट थे, जिसका मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी। मतलब क्या होता है, पेनीलेस। जब आपके पास एक पेनी भी नहीं है तो उससे बोलेंगे पेनीलेस, PENNILESS, पेनीलेस है, पॉवर्टी है। आप बोल सकते हो डेस्टिट्यूशन में है, DESTITUTION, डेस्टिट्यूशन मतलब लैकिंग बेसिक नेसेसिटी, ठीक है। आप और वर्ड बोल सकते हो, इंडिजेंट बोल सकते हो। इंडिया के जेंट्स कैसे होते हैं, पुअर होते हैं, ऐसे ट्रिक है ये, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, बहुत अमीर अमीर लोग हैं, ठीक है। तो इंडिजेंट ऐसे कर सकते हैं। तो डिक्टेटर ने अपने आप को तो बड़ी समृद्धि दी, उन्नति दी, बाकी लोगों को गरीब बना दिया, इम्पोवरिज्ड कर दिया। देखो यहाँ पे ईडी वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, ये वर्ब यूज हो रही है, तो यहाँ पे भी एक वर्ब चाहिए जो कि सेम मैनर में होना चाहिए, इसलिए ये ईडी फॉर्म में है, ठीक है। इम्पोवरिश मतलब टू मेक समबडी पुअर। नेक्स्ट, इम्पोवरिश्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग। अरे कितना आएगा वो कैब का, ये भी वो कैब के ऊपर ही गया, देख लो, पांच तो यही हो गया, 6 हो गया। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है वो कैब, आप वो चीज ध्यान रखना। आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, फिलंथ्रोपिस्ट। क्या मतलब होता है फिलंथ्रोपिस्ट का, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है सेल्फलेस, कि जो बंदा सेल्फिश नहीं है, ठीक है, जो दूसरों के बारे में सोच रहा है। एंथ्रो, एंथ्रो का रूट वर्ड है जिसका मतलब है ह्यूमन काइंड, ठीक है, मानवता के बारे में सोच रहा है, सेल्फलेस है, बिना कोई सेल्फिश रीजन के लिए काम करता है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा एल्ट्रिस्ट, ALTRIUST, एल्ट्रिस्ट मतलब जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनको हम एल्ट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। सेल्फलेस है। एक वर्ड और लिख लीजिए आप, बिल्कुल काइंड है, काइंड हार्टेड है, बेनीवोलेंट है, बेनीवोलेंट। मैग्नेनिमस है, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस मतलब बिल्कुल बेनीवोलेंट है, काइंड हार्टेड है, फिलंथ्रोपिस्ट है। तो ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग ध्यान रखना है, इसकी स्पेलिंग है ALTRUIST। कभी भी आपको मेरे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी, लगभग सब सारी स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट ही मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 10th PQRS। सर हमेशा हमें PQRS में दिक्कत रहती है, तो भाई जब आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, आपके कॉम्प्रीहेंड करने की, आपकी एप्रीहेंड स्किल अच्छी होगी, चीज़ों को तोड़ के समझने की, तो आप अच्छे से कर पाओगे। चलो आओ इसको पढ़ते हैं। इट इज जनरली हेल्ड दैट बाबर्स गन्स प्रूव डिसिसिव, डिसिसिव मतलब बहुत ही अच्छा डिसीजन निकला, इन बैटल। चलो बाबर की गन्स जो बाबर ने यूज करी होगी बैटल में, बहुत ही अच्छा डिसीजन लगा। फर्स्टली बिकॉज इमरान लोधी लैक्ड एनी फील्ड आर्टरी, उसके पास गन्स वगैरह नहीं थी इमरान लोधी के पास। बट ऑल्सो बिकॉज द साउंड ऑफ द कैनन, जो बंदूकों की जो साउंड थी, तोपों की, उन्होंने डरा दिया लोधी के एलिफेंट्स को, कॉजिंग देम टू ट्रैम्पल लोधीज ओन मैन, कि भैया वो अफरा तफरी करते हुए जो वो थे, एलिफेंट्स थे, हाथी थे, उन्होंने उन्हीं के बंदे, लोधी के बंदों को ही कुचल दिया। अच्छी कहानी लग रही है, तो कहानी मेड है, स्टोरी मेड है। चलो आगे, अब PQRS चारों पढ़ लो।
चारों पढ़ लो। द लेफ्ट एंड राइट डिविजन्स वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉरवर्ड एंड रियर डिविजन्स, ठीक है। तुलुगमा, तुलुगमा क्या है? तुलुगमा मेंट डिवाइडिंग द होल आर्मी इनटू वेरियस यूनिट्स, दैट इज द लेफ्ट एंड द राइट एंड द सेंटर। द न्यू वॉर टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर वर द तुगलक, ठीक है। देखो यहाँ पे तुगलकमा का मतलब बता रहा है, यहाँ पे तुलुगमा जो चीज है, जो भी इसका पॉलिसी होगी उसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, उसके टैक्टिक्स को। तो मतलब आर पहले आएगा और क्यू बाद में आएगा, ये तो मुझे स्टोरी से पता चला, पूरा पढ़ता हूँ अभी। However, a reading of the contemporary sources showed that more than the gun, it was the tactics which helped in winning the day. Though through this is a small army could be used to surround the enemy of। अरे भैया, जब यहाँ पे बताया, देखो कहानी बता रहा है, कह रहा जब बाबर और लोधी की लड़ाई हुई तो बाबर का बहुत तगड़ा डिसीजन प्रूव हुआ, बढ़िया, कि उन्होंने गन्स इस्तेमाल करी, जिससे क्या हुआ कि पहली बात तो लोधी वालों के पास गन वगैरह ज़्यादा थी नहीं, दूसरा जो गन और तोपों की जो साउंड थी बाबर की, ठीक है, उन्होंने इनके एलिफेंट, लोधी के एलिफेंट को डरा दिया, ठीक है, और उन्होंने अपने ही बंदे कुचल दिए। दूसरा वो कह रहा है ये मोर देन गन, इस गन वाली बात से एक और सोर्सेस था जो बाबर की टैक्टिक्स थे। क्या टैक्टिक्स थे वो? तो एस पहले आ गया, वो टैक्टिक्स थे हमारे द न्यू वॉर टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस बाय बाबर वर द तुलगमा और अराबा, दो टैक्टिक्स थे इनके। तो एस आर क्या है अब ये तुलगमा? तुलगमा मीन डिवाइडिंग द होल आर्मी इनटू लेफ्ट राइट सेंटर, एक लेफ्ट से जाओ, राइट से जाओ, एक सेंटर से जाओ। तो एस आर क्यू तो हो गया, लास्ट में क्या है? द लेफ्ट एंड राइट डिवीजन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉरवर्ड एंड रियर, तो लेफ्ट और राइट को भी डिवाइड कर दिया। तो एस आर क्यू पी, लो पूरा स्टोरी मेड था मेरे भाई, ये आंसर होगी। क्या मुश्किल है, तोड़ो ना, चीजों को समझो, अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, आज तो दूसरी क्लास ही है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी एरर बताना आपको, ठीक है। तो शी वॉज सरप्राइज्ड टू सी three people within, none of who looked like they fit in the refined elegant spaces of the parlor, ठीक है भाई। वो सरप्राइज, वो बड़ी सरप्राइज थी देखकर, टू सी थ्री पीपल विद इन, कि हम में से जो तीनों हैं कोई भी क्या है? नन ऑफ, कोई भी फिट नहीं है। नन ऑफ, देखो मेरे भाई समझो, ऑफ प्रेपोजिशन है, देखो इधर देखो, ये सरप्राइज के साथ टू प्रेपोजिशन आ रहा है, ठीक है। अब इस प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, सरप्राइज के साथ एड प्रेपोजिशन भी आ रहा है, ठीक है। बट जब आपका पैसिव वॉइस से आप सेंस दे रहे हो तो सरप्राइज के साथ आप टू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शी वॉज सरप्राइज टू सी थ्री पीपल विद इन, तो ये जो टू है ना प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन के बाद ये जो चीजें आ रही हैं, देखो जैसे शी वॉज, ये सब्जेक्ट आया, ये वर्ब आ रही है, ये मेन वर्ब आ रही है, ठीक है, पैसिव में जा रहा है। अब जब आपको हमेशा मालूम है कि ऑफ या कोई भी प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? जो भी नाउन या प्रोनाउन, जो भी आप चीज प्रेपोजिशन के बाद यूज करते हो मेरे भाई, वो आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ये सब किसकी बात हो रही है? ये ऑब्जेक्ट क्या आपका है? थ्री पीपल विद इन, ये सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यार ये जो यहाँ पे वर्ड है ना हु, ये किसको रिप्रेजेंट कर? नन ऑफ हु, हम में से कोई भी नहीं। तो ये जो हम में से कोई भी नहीं था, थ्री पीपल, इन तीनों में से कोई भी नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है। और मेरे भाई हु हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए आता है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ के लिए हम हुम लगाते हैं। और वैसे भी एक प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए जो कि हुम बनता है, हु नहीं। तो हुम आपका, दोनों चीजों से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है कोई भी चीज क्या है? यूजलेस हो, निष्फल हो, कोई काम नहीं आएगी, फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल, यूजलेस, फ्यूटाइल, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव, यूजलेस है, फ्यूटाइल है, अनप्रोडक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होगा? फियरफुल है नहीं, होपफुल है नहीं, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं। अरे भाई कोई चीज यूजलेस है तो वो क्या होगा? अनसक्सेसफुल होगी, फ्यूटाइल होगी, व्यर्थ होगी, अनप्रोडक्टिव होगी, बैरन होगी, नेगेटरी होगी, NUGATORY। तो मेरे भाई यहाँ पे इसका एंटोनियम बैठेगा सक्सेसफुल, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते, अंडर द डैश अ लार्ज नंबर वर किल्ड एंड बिटवीन 4 and 5 millions ऑफ प्रोटेस्टेंट्स लेफ्ट द कंट्री, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता है मेरे भाई अत्याचार। क्या मतलब होता है? अत्याचार मतलब होता है, ठीक है। रेसेशन, रेसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का रेवोकेशन। रेवोकेशन मतलब होता है कैंसिल ऑफ लॉ, किसी भी लॉ का कैंसिलेशन जो होता है उसे हम रेसेशन और रेवोकेशन कहते हैं। कंपंक्शन मतलब होता है रिग्रेट, पछताना किसी चीज को लेकर। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है कोई खोई हुई चीज या किसी की कोई चीज खो गई है तो आपने उस बंदे को वो चीज लाके वापस दे दी, उसे रेस्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है।
तो अंडर द डैश रेस्टिट्यूशन कोई भी चीज वापस कर दी, इतने लोग मर गए, क्या कोई सेंस ही नहीं है। अंडर द कंपंक्शन रिग्रेट है मुझे, कोई सेंस ही नहीं है। अंडर द रिसेशन कानून हट गया, अ लार्ज नंबर वर किल्ड, नहीं। अंडर द परसिक्यूशन, परसिक्यूशन इतना अत्याचार हो रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई एंड 4-5 मिलियन ऑफ प्रोटेस्टेंट लेफ्ट द कंट्री। बाकी जो बचे हुए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट जो थे, उन्होंने कंट्री को छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा पानी ले लेते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, एन एरिया विद इन विच समवन और समथिंग हैज अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस और नॉलेज। एक ऐसा एरिया कि भैया यही मेरा दायरा है, इससे मैं बाहर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अब समझ लो एक आईएएस ऑफिसर है एग्जाम्पल, तो उसको मिला है राजस्थान का कैडर, तो राजस्थानी तो है ना उसका दायरा, उससे वो दिल्ली में थोड़ा ना कुछ जा इतनी उतनी हुकूमत तो नहीं चला पाएगा वो। तो परव्यू, क्या आंसर होगा हमारा, परव्यू। ठीक है, ये बेसिक था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, विसिनिटी का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया, उसको हम बोलते हैं विसिनिटी। ठीक है, हिंटरलैंड मतलब समुद्र तट, और लागून भी आपको पता है। ठीक है, जो समुद्र के साइडों की चीजें होती हैं, जो किसी सी को डिवाइड कर रही हो लैंड, उसे भी लागून बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड नॉक ऑन वुड। क्या होता है, कभी कभी हम कोई बात बोल रहे हैं और हम चाहते हैं उस बात में नजर ना लगे, कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, किसी की नजर ना लगे, कोई बैड लक ना है, तो हम बोलते नहीं टच ऑन वुड, ऐसी लकड़ी को छुके, टच वुड। भाई बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मेरा तो धंधा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, टच वुड। तो टच वुड वच वुड तो यार हमने बना दिया, हिंदी वालों ने, हकीकत बता रहा हूँ मैं, हम जैसे उन्हें हम ही ने बनाया वो। मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ टच वुड टच वुड, टच वुड कुछ नहीं होता मेरा भाई। असली इंग्लिश में जो ईडियम है, जो बोला जाता है, वो बोला जाता है नॉक ऑन वुड। ठीक है, किसी ने बोला होगा लकड़ी को छू ले, उसने बोला टच वुड टच वुड टच वुड ही बैठ गया। ठीक है, तो नॉक ऑन वुड का मतलब वही होता है जो हमारा टच वुड होता है, मतलब टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स नहीं, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन नहीं, एंड इंट्रोडक्शन फ्रेज टू लेट द ऑडियंस नहीं, नकल टैपिंग ऑन वुड इन ऑर्डर टू अवॉइड सम बैड लक, कि भैया बैड लक को अवॉइड करने के लिए हमारा गुड लक बना रहा है, तो हम बोलते हैं ना टच वुड, तो उसी को हम बोलते हैं नॉक ऑन वुड। टच वुड जैसा कुछ नहीं है, जैसे कि कभी भी फिंगर टिप्स, यार ये नॉलेज तो इंग्लिश तो मेरी फिंगर टिप्स में है, तो कुछ नहीं होता, वो होता है हमेशा फिंगर एंड्स। तो मेरे भाई 15 आपके क्वेश्चन जो थे वो खत्म हो गए हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस थे इस वाले आपके जो मैं करा रहा हूँ पेपर। ठीक है, तो इसमें हमने 15 क्वेश्चन करे, जो 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के लिए थे वो हमने नहीं करे। ठीक है, तो चलिए गाइज, यहीं तक की वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना और लाइक कर देना। ठीक है, हाँ कोई बच्चे का कमेंट आया था कि सर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मेरे भाई मतलब मैं पढ़ाता रहता हूँ काफ़ी चीज़ें, और काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, और काफ़ी छोटे छोटे एग्जाम्स ही मैंने क्रैक करे हैं। आप लिख सकते हैं, आप प्लस माइनस, आप यूट्यूब पर प्लस माइनस विनेश से लिखोगे तो भी मैं प्लस माइनस से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं वहाँ पे, वहाँ मैंने इंट्रोडक्शन भी डाल रखा है। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।